नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। शपथ लेने के बाद आज दूसरी बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं। आयुक्त सभागार में वो समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ श्री राम लला के दर्शन भी करेंगे। आज योगी आदित्यनाथ बेगमपुरा में दलित के घर भोजन करने का भी उनका कार्यक्रम है। तो सीएम हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी से निकलकर मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि भी जाएंगे, वहां पर भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और रामलला की दोपहर की आरती में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने का कार्यक्रम है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इससे पहले 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर थे, आज अयोध्या दौरे पर हैं और इसी के साथ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दूसरी बार उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने के बाद वो अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। कि 3 मई से 5 मई तक उत्तराखंड के दौरे पर थे। इससे पहले जहां सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी और सीएम योगी ने कल अपने दौरे के आखिरी दिन भागीरथी पर्यटक आवास का लोकार्पण किया, जिसके बाद सीएम योगी शाम को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश पहुंचे। लेकिन सीएम योगी के दौरे का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बताते चले कि सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं, जहां सीएम योगी करीब 11 बजे रामखता पार्क स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां सड़क मार्ग से सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी से निकलकर मुख्यमंत्री राम जन्मभूमि जाएंगे, वहां पर भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और रामलला की दोपहर की आरती में भी शामिल होंगे। रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री रामनगरी के ही बेगमपुरा मोहल्ला जाएंगे, जहां पर वो दलित परिवार के साथ भोजन करेंगे। इस भोजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या धाम के बीजेपी विधायक और सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, शपथ लेने के बाद तीसरी बार आज अयोध्या जाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, तैयारियां तेज होंगी, क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम? अपनी 3 दिवसीय उत्तराखंड की यात्रा के बाद योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ पहुंचे हैं और अब कुछ ही देर में यहां से वो अयोध्या के लिए कूच करेंगे। वहां अयोध्या पहुंचकर वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। 12 बजे मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। वो दोपहर में 2:30 बजे मलिन बस्ती में भोज करेंगे, जो कि बीजेपी के संगठन के कार्यकर्ताओं के यहाँ मलिन बस्ती में भोजन करने का दौर चल रहा है। सभी मंत्री मलिन बस्ती में भोजन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री भी आज 2:30 बजे मलिन बस्ती में भोजन करेंगे। 3 बजे परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 4 बजे वो महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। शाम 5 बजे वो सर्किट हाउस में संतों से मिलेंगे, जो अयोध्या के संत समाज है, उनसे वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे और 7 मई की सुबह 9:30 बजे वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो अयोध्या का दौरा है, ये बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि 19,000 करोड़ की परियोजनाओं का वो समीक्षा करेंगे। तो ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। जी, तो आपने पूरी तैयारियां बताई, कार्यक्रम बताया कि कहां क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, ये भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को नीरज की उत्तराखंड दौरे के बाद अब अयोध्या दौरे पर है, वो किन मायनों में इस दौरे को खास और अहम माना जाए? जी, हम आपको बताना चाहेंगे मैम कि उत्तराखंड के दौरे के बाद ये जो अयोध्या दौरा है, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद तीसरा दौरा इनका है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या को एक पर्यटन के रूप में एक विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है अयोध्या, प्रधानमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है अयोध्या। तो जो परियोजनाएं वहां पे बनाई गई हैं, उसको साकार करने के लिए मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है, ये बहुत ही अहम माना जा रहा है। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो तैयारियां की जा रही हैं, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सड़कों को सुदृढ़ किया जा रहा है, जो गंदे नालियां उन्हें ठीक किया जा रहा है, उसकी साफ सफाई की जा रही है। लगभग 1 घंटे बेगमपुरा में दलित बस्ती पहुंचेंगे वो, वहां पर भोजन का कार्यक्रम है, जहां पर स्थानीय विधायक और सांसद भी दलित परिवार के साथ भोज में शामिल होंगे। और सीएम योगी अयोध्या के
गुप्तार घाट में विशालकाय महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके बाद विकास योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचेंगे। इस दरमियान वो अयोध्या मंडल की एक समीक्षा बैठक में भी सर्किट हाउस में शामिल होंगे। सर्किट हाउस में ही मुख्यमंत्री संतों से मुलाकात करेंगे और कल रात्रि प्रवास भी करने का उनका कार्यक्रम है। तो इस पूरे दौरे को काफी अहम और खास माना जा रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि आजम खान से जुड़ी है। आजम खान की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। आजम खान की तरफ से कपिल सिब्बल उनका पक्ष रखेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े एक केस को लेकर याचिका पिछले 4.5 महीने से इस मामले में जजमेंट रिजर्व है। कपिल सिब्बल आज आजम खान की तरफ से उनका पक्ष रखने वाले हैं। आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति मामला, जो एक मामला अभी तक बाकी बचा है, बाकी मामलों में उन्हें रिहाई मिल चुकी है। एक मामला बचा हुआ है जिसमें अभी सुनवाई होनी है और देखना ये होगा कि अब उन्हें बेल मिल पाएगी या नहीं। लगातार सभी जो समर्थक है उनकी निगाहें इसी पर है, इस फैसले पर कि आखिर कब आजम खान की रिहाई होगी, कब उन्हें बेल मिल पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। आजम खान की तरफ से जो उनका पक्ष है वो कपिल सिब्बल रखेंगे। बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा दौरे पर हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने कई परियोजनाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा के विकास भवन में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आगरा में जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं पर बेहतर काम किया जा रहा है। वही डिप्टी सीएम ने आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आज आगरा जिले के जो मंत्री परिषद का समूह अलग अलग कमिश्नरी के लिए, मंडलों के लिए बनाया गया है, उसमें मुझे आज आगरा आने का अवसर मिला और कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का मौका मिला। जिला चिकित्सालय में भी जाने का मौका मिला, कान्हा गौशाला में भी जाने का मौका मिला, एक गांव में चौपाल भी आयोजित करने का मौका मिला, आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय आदि का भी निरीक्षण करने का मौका मिला। कई चीज़ें ऐसी ध्यान में आई हैं कि बहुत अच्छे ढंग से भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। कुछ मामलों की शिकायत भी आई थी, उसके संबंध में यहाँ अधिकारियों को सख्ती के साथ निर्देश दिया गया है कि जो जनता की शिकायतें हैं उनको योजनाबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार, अर्थात डबल इंजन सरकार, गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। मातृशक्ति के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, स्वावलंबन के लिए लगातार काम कर रही है। रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों, इस ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रहे, इसके लिए विशेष तौर से जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले हैं, उनके खिलाफ विशेष अभियान लगातार प्रदेश में चलाया जा रहा है और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने और उनको दंडित करने का काम भी किया गया है।
कोरोना की बड़ी चुनौती के बावजूद भी प्रदेश में विकास का कार्य रुकने नहीं दिया गया है। सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान क्या कुछ खास और अहम रहेगा वो जानेंगे हम, लेकिन आपको बता दें कि कई परियोजनाओं का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। तो सरकारी योजनाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। तो आगरा से हमारे संवाददाता अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, 2 दिवसीय दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, क्या कुछ खास इस दौरे में रहने वाला है? जी नेहा, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकार गठन के तुरंत बाद से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। सभी प्रभारी मंत्रियों को उनके क्षेत्रों में लगा दिया गया है। इसी क्रम में आगरा में प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है, जहां उन्होंने अनेक योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे जाके जो सरकारी योजनाएं उनको परखने का भी इन्होंने प्रयास किया है। सबसे पहले देहात में जाके खंड विकास अधिकारी के यहाँ पे डिप्टी सीएम ने चौपाल लगाई है। लोगों को जब उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसके बाद इन्होंने अधिकारियों को इसके लिए फटकार भी लगाई कि जो योजनाएं सरकार चला रही है उनकी जानकारी लोगों तक नहीं है। मतलब आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है जो समाज के अंतिम और गरीब और वंचित व्यक्ति तक जाती हैं, उसको उनके क्रियान्वयन के लिए जो प्रभारी मंत्री हैं उनको लगाया गया है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने मेट्रो रेल परियोजना, जो कि बहुत बड़ी योजना है, जिसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी दौरों में भी कई बार उसका जिक्र किया है, उसका भी लोकार्पण किया है। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पे जाके, जैसे कि अभी वो आज जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो कैलाश मंदिर पे जाने का प्रस्तावित है। एक जो हार्डकोर हिंदुत्व की छवि है उसको भी साथ में डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अमित। तो 2 दिवसीय दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बढ़ते आगे, किसान नेता राकेश टिकैत कल एक बार फिर लखीमपुर जिले के दौरे पर रहे, जहां टिकैत ने मोर्चा को लेकर बैठक की। बैठक में मृतक किसानों के परिजनों और जेल में बंद किसानों के परिजन भी शामिल हुए। बैठक में पीड़ित परिजनों ने किसान नेता टिकैत पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप लोग 7 महीने से आंदोलन में लगे हैं, बावजूद इसके जेल में बंद लोग बाहर नहीं आ सके, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। जिस पर टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस कराएंगे, जब तक केस वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि केस वापस नहीं हुआ तो फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। वो पूरे देश और दुनिया में उससे खतरनाक घटना नहीं हो सकती। पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके घायलों के मुआवजे का सवाल है जो उस टाइम पे तय हुआ था। पीड़ित पक्ष का नौकरी का सवाल है। कुछ लोग जेलों में हमारे बंद करे किसान, उनका सवाल है। ये सारे हमारे सवाल है। अजय टैनी की बर्खास्तगी नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक अजय टैनी बर्खास्त नहीं होगा, इस पूरे जो प्रकरण है, जो लखीमपुर खीरी की घटना है, उसको प्रभावित करता रहेगा। लखीमपुर हिंसा मामले में अभी तक जिन किसानों पर केस दर्ज हुए थे वो वापस नहीं आए हैं, जेल से बाहर नहीं आए हैं, जिसे लेकर जो किसान परिवार हैं उन्होंने राकेश टिकैत से ये बात कही कि केस वापस नहीं हुए हैं। अभी तक आप आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसका नतीजा हमें देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि केस वापस नहीं हुए, हमारा घर का गुजारा करना मुश्किल होता नजर आ रहा है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत जब पहुंचे तो उन्होंने यही कहा पीड़ित परिवारों से मिलते हुए कि अगर केस वापस नहीं लिए गए तो हम एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। तो लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे राकेश टिकैत बीते कल, और राकेश टिकैत ने उन सभी से मुलाकात करने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो ये बात कही कि अगर केस वापस नहीं हुए तो एक बार फिर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभाकर शर्मा का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर से इस वक्त हमारे साथ प्रभाकर, लखीमपुर खीरी पहुंचे थे बीते कल राकेश टिकैत, क्या कुछ मुलाकात के दौरान अहम बिंदु निकलकर सामने आए? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल राकेश टिकैत आए थे लखीमपुर खीरी। उनके साथ 23 किसान संगठनों का जत्था था और लगातार उन्होंने बैठकें तो कर ही रहे हैं। जब से तिकोनिया हिंसाकांड 3 अक्टूबर से हुई है तब से वो कई बार लखीमपुर आ चुके हैं। लेकिन वही अगर पीड़ित परिजनों की बात करें, जिनके परिजन, जिनके कोई किसी का पुत्र, किसी का बेटा, किसी की बहन, भाई वहाँ बंद है जेल में, तो उनका साफ तौर के कहना है कि हम लोगों को 3-3 महीने की डेट दी जाती है। राकेश टिकैत आते जरूर हैं लखीमपुर, लेकिन अपनी बैठकें करके चले जाते हैं। तो और हम लोगों को घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल है। तो उन लोगों ने साफ तौर पे ये टिकैत पे भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया है कि आते हैं चले जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जो राजनीति वो चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हम लोगों के जो भाई और हमारा बेटा जो जेल में बंद है, उसको अभी ना ही जमानत की कोई बात कही गई है और ना ही कोई उसको न्याय दिलाने की बात कही। फिलहाल राकेश टिकैत लगातार ये कह रहे हैं कि हम जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिला के ही मानेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आगे चल के इसको आगे स्तर पे भी बढ़ाएंगे, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कल उन्होंने डीएम से भी मुलाकात की, एसपी से भी मुलाकात की, तमाम देर बैठ की, बातचीत की, लेकिन निष्कर्ष आखिरी में पीड़ित परिवारों का कहना है कि कुछ नहीं निकलता है। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि टिकैत आते जरूर हैं लखीमपुर, अपनी बातों को बैठ के करते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, डीएम एसपी से मिलते हैं और जो जेल में बंद हैं लोग उनसे भी मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अभी न्याय दिलाने में असमर्थ साबित हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि राकेश टिकैत आते हैं, बैठकें करते हैं, बैठकों का दौर जारी रहता है, लेकिन जो उनकी मांगे हैं या फिर जो उनके साथ अन्याय हुआ है, न्याय उन्हें अभी तक मिल नहीं पाया है, जिस तरफ राकेश टिकैत का ध्यान नहीं है। और इसी के चलते राकेश टिकैत का भी कहना रहा कि अगर न्याय नहीं मिला, केसेस वापस नहीं लिया जाते हैं, तो हम एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल ललितपुर से लखनऊ जाते समय कानपुर में रुके, जहां अखिलेश यादव ने निजी कॉलेज में प्रेस वार्ता की और यूपी सरकार पर वो जमकर बरसे, आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी सरकार बुलडोजर धर्म और जाति देखकर चला रही है, मुसलमानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। वहीं अखिलेश ने घाटमपुर का मदरसा गिराए जाने के मामले में कहा कि 50 साल पुराने भवनों को गिराया जा रहा है, लेकिन 5 साल पहले के अवैध कब्जों पर कुछ किया नहीं जा रहा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी के गलत कामों पर सपा की निगाहें हमेशा रहेंगी, गलत काम हो तो सपाई आवाज उठाएंगे और जनता को बताएंगे। तो अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें रखी। उन्होंने कहा योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कि जो बुलडोजर चलाया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, वो धर्म और जाति देखकर चलाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से जो बुलडोजर है वो सिर्फ मुसलमानों पर चलाया जाता है, उनके अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान करने का काम कर रही है योगी सरकार। और बीजेपी के जो तमाम गलत काम हैं उन पर सपा की नजर हमेशा रहेगी। ये तमाम बातें उन्होंने कही प्रेस वार्ता के दौरान। और अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर तंज भी कसे और सीधा सीधा कह दिया है कि जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो धर्म और जाति देखकर चलाया जा रहा है। बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा साहब हैं हमारे साथ। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज में आपका। जी नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, कल कानपुर जब पहुंचे अखिलेश यादव, प्रेस वार्ता के दौरान बहुत सारे आरोप लगाए हैं आपकी पार्टी पर। कहा है कि जो बुलडोजर आप चला रहे हैं सिर्फ धर्म और जाति देखकर चला रहे हैं और मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। देखिए, भगवान ने इंसान को 2 आंखें दी खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए और अच्छाई और बुराई में भेद करने के लिए, न्याय और अन्याय में बंटवारे के लिए इन आंखों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी की दोनों आंखों में, एक में एम छुपा है तो दूसरे में वाई छुपा है और उसी जाति और धर्म के
आधार पर, उसके बंटवारे के आधार पर उनकी पूरी राजनीति की हुई है। इसलिए सभी कामों में, रचनात्मक कामों में, जिसमें प्रदेश आगे बढ़ रहा हो, कानून का राज कायम हो रहा हो, उसमें भी वो बंटवारे की राजनीति खोज लेते हैं, जाति और धर्म खोज लेते हैं। ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है, लेकिन वो अच्छा है, इसी रास्ते पर चलते रहे। भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान करते रहेंगे। रही बुलडोजर की जहां तक बात है, आज बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन करके उभरा है पूरे देश में। बेशक उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, लेकिन आपने देखा होगा कि इसका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सभी जगहों पर उन आतताइयों के खिलाफ किया है जिन्होंने सरकार की जमीन, आम जनता की जमीन, सार्वजनिक जमीनों को कब्जा किया, अवैध तरीके से संपत्तियां बनाई। आज उनके ऊपर रोकने का काम। तो यानी मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अखिलेश जो है वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो भी आपके गलत काम है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, उनकी नजर बनी हुई थी, इसीलिए उनके नजर की जो दृष्टि थी उसको जनता ने बंद कर दिया, अंधेरा छा गया उनके आगे। 2022 का चुनाव जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया। यदि उनकी दृष्टि इतनी ही अच्छी रहती और ईमानदार रहती, नियत साफ रहती, तो निश्चित रूप से जनता उनको हाथों हाथ लेती। लेकिन उन लोगों के इसी अत्याचारी और आतताई व्यवहार ने उनको आज हाशिए पर ढकेल करके रखा है और उत्तर प्रदेश का माहौल ये खराब करना चाहते हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े, जिनका कहना है कि अखिलेश यादव सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, तो वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बिजली के साथ है। क्योंकि बिजली की मैं बात इसलिए कर रही हूं, जो समस्या बिजली की है उस समस्या का समाधान होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम समस्याएं हैं उसका समाधान होगा, लेकिन साथ ही साथ वो बीजेपी के हक में हैं, हित में हैं, उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मेरे आदर्श पीएम मोदी और सीएम योगी हैं। वहीं शिवपाल यादव को लेकर कहा कि अगर वो पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और उन्होंने चाचा शिवपाल यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं तो ये समझती हूं कि वो चाचा हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं, वो घर के बड़े हैं। तो चाचा शिवपाल को लेकर अर्पणा ने ये बड़ी बात कह दी है कि वो पार्टी में अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और अपना आदर्श उन्होंने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और जिस तरह से शिवपाल यादव को लेकर तरह तरह के कयास और अटकलें थी कि शायद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस बात के जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे, शिवपाल यादव ने कई बार अपनी बात भी सभी के सामने रखी है कि वो बीजेपी में शामिल होने का भी दूर दूर तक उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी कई बार उन पर बुखर होते नजर आए, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आप बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब अर्पणा यादव का ये बयान सामने आया है शिवपाल यादव को लेकर। उन्होंने कहा कि वो चाचा हैं, मेरे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करती हूं, वो घर के बड़े हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और देश भर के कई राज्यों में बिजली की कटौती को देखते हुए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बंगाल जैसे राज्यों को विदेशी कोयला खरीदने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि अगर यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में 10% विदेशी कोयला खरीदा जाएगा तो उपभोक्ताओं पर ₹1 प्रति यूनिट से ज्यादा खर्चा बढ़ सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, यूपी में क्या अब लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी?
क्योंकि जिस तरह से विदेशी कोयले पर हम निर्भर हो रहे हैं, उपभोक्ताओं पर ये जो है रेट बढ़ने वाले हैं, 1 रुपए प्रति यूनिट से ज्यादा अब खर्चा उन पर बढ़ जाएगा। उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं पड़ेगा, विदेशी कोयलों की मार को लेकर 1 रुपए यूनिट बढ़ सकता है बिजली दरें। आपको बताना चाहूंगा बिजली घरों पर लगातार जिस तरह से दरें बढ़ाने की बात चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि 1 रुपए बढ़ सकता है। लेकिन उससे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि बिजली घरों पर 11,000 करोड़ रुपए का जो बोझ था निजी उत्पादक दरें बढ़वाने के लेकर, उसको कहीं ना कहीं लामबंदी में जुटेंगे। और उत्पादन निगम की ओर से शासन को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि 10% विदेशी कोयले की खरीद से प्रदेश की सभी जो समस्याएं बिजली घरों की उनको दूर किया जाएगा और लगभग 11,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ जो पड़ रहा था उसको देखा जाएगा और दरों में बढ़ोतरी की करनी पड़ेगी। आपको बताना चाहूंगा बिजली घर प्रदेश के, यानी ये लाजमी है कि अगर हम विदेशी कोयले पर निर्भर होते हैं तो इन रेट्स में इजाफा होगा, और अगर रेट बढ़ते हैं तो इससे जनता पर एक बार फिर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि साल भर विदेशी कोयला खरीदने से तकरीबन ने सरकार से अनुमति मांगी है, और अगर ऐसा होता है, विदेशी कोयले पर निर्भर होना पड़ता है, तो महंगाई की बार एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता को झेलनी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।